चलो बताओ कहाँ तक हो गया था। बताओ फिर इसको लिख दिया। कल मुझे नींद आ गई, फिर कहाँ से पढ़ा। 10 बजे तक उन लोगों को पढ़ाया था, उसके बाद फिर नहीं हो पाया था। चलो ठीक है, तो आज देखोगे आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन एनर्जी। या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्चुअल में ये जो है एक फैक्टर होता है 5/2 RT, इतना ज़्यादा होता है ना। इन दोनों में इतना फ़र्क होता है। इसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल के भी नाम से जानते हैं, है ना। इतना डिफरेंस होता है पोटेंशियल, ठीक है। देखो मान लो इस तरीके से किसी का न्यूक्लियस है, यहाँ प्रोटॉन बैठा हुआ है ना। अब ये दोनों क्या थे तुम्हारे, मतलब ये सारी ऑर्बिट्स थे, है ना। तो इन ऑर्बिट में अगर इन्हें 1 2 3 4 ऐसे दिया। अब यहाँ प्रोटॉन बैठा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल या वैलेंस ऑर्बिट। इसमें यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। हमें इन्हीं इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो चूँकि यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, इस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए तुम्हें कुछ न कुछ एनर्जीज को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक किया जा सके। तो ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी यहाँ रिक्वायर्ड होगी, दैट इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मीन्स क्या, द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove single electron या single valence electron from isolated gaseous atom, ठीक है। तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको ब्रेक करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, गैस। हम एक उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से जानेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल से देखो कि अगर हमारे पास सपोज हमारे पास एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम में उसका कन्फिग्रेशन है 2 8 एंड 3, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के पास 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन है, ये है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कराना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कराना है। एल्यूमिनियम प्लस बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक आइसोलेटेड गैसियस एटम स्टेट में है एल्यूमिनियम सपोज, और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना है। जब एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 282 बचेगा, ठीक है। ये जो 282 एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए भाई देखो हम क्या कहते हैं कि 13 प्रोटॉन है, हमेशा प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकाला करो, है ना। तो 13/13, ठीक है। एक प्रोटॉन पे एक इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स था, तो उस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमें कुछ न कुछ एनर्जी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना। तो जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी दैट इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। लेकिन दो कंडीशन, आइसोलेटेड होना चाहिए, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, और गैसेस स्टेट में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जरूरी थोड़ी है कि एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, हो सकता है दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालना पड़े। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज IE1, ठीक है। अब जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सेकंड इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन तो एल्यूमिनियम प्लस से निकालोगे। भाई एक ही करके निकलते हैं, सारे एक साथ कभी नहीं निकल सकते। तो क्या होगा, एल्यूमिनियम 2+। अब जैसे ही एल्यूमिनियम 2+ यहाँ बनाने की कोशिश करोगे, तो अब देखो कहाँ से निकाल रहे हो, पहले था आप यहाँ पे 2 बचा है, तो 282, ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लास्ट में। तो हम अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करोगे तो 2 8 एंड 1। तो अब
इस केस में क्या हुआ, इस केस में हमारे पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो है वो कितना बचा, अभी भी प्रोटॉन तो चेंज हुआ नहीं, तो प्रोटॉन अभी भी 13 ही है, जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने बचे हैं प्रेजेंट टाइम में, 12 बचे थे। अगर इसका रेशियो निकालोगे तो इसका रेशियो कितना आएगा, 1.08, अबाउट इतना कुछ आएगा, ठीक है। चलो अब इसको यहाँ जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई दैट इज कॉल्ड IE2, IE2, ठीक है। उसके बाद जब थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराओगे, यानी जब एल्यूमिनियम 3+ बनाओगे, भाई एक एक करके निकलेगा, एक साथ नहीं निकलेगा, है ना। तो जब यहाँ से एनर्जी रिमूव कर इलेक्ट्रॉन रिमूव कराओगे तो कितना क्या होगा, 3+ बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन फिर से रिमूव हो जाएगा। इस केस में तो अभी फ़िलहाल के यहाँ पे क्या था हमारा 2, 8 एंड 1 था, है ना, और अब क्या हुआ 2 एंड 8, ठीक ऐसे। अब यहाँ पे कितनी एनर्जी लगी, तो यहाँ पर जो रेशियो है वो 13 अब यहाँ पे 11 बचा है, तो ये कितना हो जाएगा 1.18, अबाउट इतना आएगा, कितना आएगा 1.18। तो अब देखो ध्यान से, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी की ज़्यादा नीड होगी, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है। ये अट्रैक्शन फोर्स को इंडिकेट करता है, प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन रेशियो, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन बचे थे और प्रोटॉन जो थे उन दोनों का रेशियो क्या है वो इंक्रीज़ होता जाता है, मतलब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की तरह आप मान सकते हैं। तो जैसे जैसे ये रेशियो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ता जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 1 यूनिट का अट्रैक्शन फोर्स पर इलेक्ट्रॉन था, जब एक निकल गया तो कितना बचा 1.08 हो गया, यानी इंक्रीज़ होगा थोड़ा सा। जब दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फोर्स और इंक्रीज़ हो गया, तो और ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी। इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड IE3। तो अब इन तीनों रेशियो एनर्जीज़ का हमें कंपेयर करना है कि ये एनर्जी और ये एनर्जी तीनों में क्या रिलेशन हो सकता है। तो देख रहे हो कि जैसे जैसे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ेगी। तो IE1 ऑलवेज लेस देन IE2 और लेस देन IE3, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन होगी, IE3 होगी, ठीक है। I1 सबसे कम, IE2 से कम और ज़्यादा, और IE3 सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। इतनी हम IE को, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम डेल्टा IH भी कहते हैं, मतलब एंथैल्पी चेंज फॉर आयोनाइजेशन, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं IH1, है ना, डेल्टा IH2, डेल्टा IH3 ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको डिसाइड करते हैं। तो फैक्टर्स में बात करूँ तो सबसे पहला क्या था तुम्हारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। एक वर्ड पढ़ा था आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़, है ना। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ में हम कहते हैं कि जो IE है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के, है ना, न्यूक्लियर चार्ज के, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि दो हैं, एक हमने ले लिया मैग्नीशियम और एक ले लिया मैग्नीशियम प्लस और एक लिया सोडियम, दोनों के पास अभी 11 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास, है ना। इसके पास भी भाई 12 होते हैं कि आपने रिमूव करा है, यहाँ भी 12 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस टोटल, और यहाँ भी 12 में से एक माइनस हो गया, 11 बचा है, इसके पास भी 11 बचा है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन तुमको निकालना है, तो किसका इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव हो जाएगा, तो इसमें मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव नहीं होगा, इसके लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। क्यों, क्योंकि इसके पास 12 प्रोटॉन है, तो जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 12/11, तो ये आएगा आपका 1.08 के आसपास आएगा। और यहाँ जो आएगा, यहाँ पे सोडियम के पास 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 11/11 1 आएगा। तो अट्रैक्शन फोर्स किस में ज़्यादा है, तो अट्रैक्शन फोर्स मैग्नीशियम में ज़्यादा है, तो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी। तो एक फैक्टर तो आपका न्यूक्लियर चार्ज हुआ, दूसरा होता है साइज़। तो जो IE है, IE इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़, IE इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़। IE इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़ का मतलब क्या, कि जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होगी, वैसे वैसे IE क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। इसको आप पीरियड में देख सकते हैं, एक पीरियड में इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, पीरियड के अंदर
ठीक है। क्या होता है कि जैसे आप लेफ़्ट से राइट चलते हो, तो लेफ़्ट से राइट जैसे आप चलते रहोगे उस समय क्या होगा, एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज़ होती जाएगी, रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज़ होगी। ठीक है। एग्जाम्पल तौर पे मान लो हमने ले लिया लिथियम बेरिलियम, तो लिथियम बेरिलियम से लेफ्ट साइड में, बेरिलियम राइट साइड है ना, तो इस एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, बेरिलियम की ज़्यादा होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि साइज़ बेरिलियम की छोटी है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू लिथियम। वैसे ही मान लो हमारे पास बोरान है, तो बोरान से ज़्यादा किसकी होती है, कार्बन की होती है। क्यों, क्योंकि बोरान हमारा किस ग्रुप में है, 13th ग्रुप में है, कार्बन हमारा कहाँ है, 14th ग्रुप में। राइट साइड कौन है, कार्बन है, तो कार्बन की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऐसे ही अगर हम बात करें कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन में किसकी ज़्यादा होगी, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू, ऑक्सीजन की कम होगी एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन कहाँ है, वो राइट साइड में प्रेजेंट है, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन हमेशा लार्जर होगी एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट साइड वाले की। ठीक है, तो साइज़ के क्या होता है, सीधे सीधे डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सेम चीज़ ग्रुप के अंदर भी देखा जा सकता है कि जब हम ऑक्सीजन से सल्फ़र की ओर आते हैं, तो ऑक्सीजन से सल्फ़र की ओर आते हैं, तो ऑक्सीजन में 2 ही सेल है, 2 and 6, और यहाँ लेकिन सल्फ़र में क्या है, 2, 8 and 6, तो यहाँ 3 शेल है, यहाँ पे 2 ही शेल है, तो ये स्मॉल साइज़ का है, ये स्मॉल साइज़ का है, और ये क्या है, ये लार्जर साइज़ का है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ये जो बड़ी साइज़ का है, छोटी साइज़ का है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी एज़ कम्पेयर टू सल्फ़र, इसलिए सल्फ़र की आई कम होगी, ऑक्सीजन की आई क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ये ऑक्सीजन की आई ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सल्फ़र। ठीक है, तो ये भी कह सकते हो। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जब हम ग्रुप में नीचे की ओर चलते हैं, ग्रुप में जब हम अप टू डाउन चलते हैं, अप टू बॉटम चलते हैं, तो वहाँ पर एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आई क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। क्यों, क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ होती है, तो साइज़ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज़ जब बढ़ेगी तो वहाँ पर आई अपने आप डिक्रीज़ हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर थर्ड फैक्टर है हमारा फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड, फिल्ड एंड हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। भाई हम कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ये भी मायने रखता है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। एक क्वेश्चन आता है कि बताइए कि बोरान की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम से कम होती है, ऐसा क्यों, बोरान की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम से कम होती है क्यों, बोरान की कम बेरिलियम की ज़्यादा, ऐसा क्यों। तो देखो, बोरान का जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आप निकालते हो तो क्या बनता है, बोरान प्लस बनता है और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। सवाल यह है कि बोरान का इलेक्ट्रॉन निकाल कहाँ से रहे हो, तो बोरान को ध्यान से देखो तो लिखते हैं 1s2 2s2 एंड 2p1। ठीक है, तो बोरान में इलेक्ट्रॉन का रिमूवल p1 से हो, 2p हो जाए जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करा रहे हो। ठीक है, लेकिन वही अगर बेरिलियम की बात करते हो तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव हो रहा है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, जब इसका इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो Be प्लस बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो यहाँ जो बेरिलियम है उसके लास्ट में है 2s2, ठीक है, 1s2 एंड 2s2, तो यहाँ पर जो s से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो s क्या है, फील्ड है, टोटली फील्ड है, अब हो जाएगा 1s2 एंड 2s1, तो तुम कंप्लीटली फील्ड s ऑर्बिटल से निकाल रहे हो जो पेयर था ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ से इसका फील्ड है मतलब ज़्यादा स्टेबल है, ये बहुत स्टेबल है, स्टेबल बहुत है। अब स्टेबल से तुम उसको, उसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, इसका मतलब वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी। तो फील्ड से निकालोगे तो हमेशा ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, हाफ फील्ड से निकालोगे तो भी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, लेकिन पार्शियली फील्ड से निकालोगे तो एनर्जी कम नीड करेगा, रिक्वायर्ड होगी उसे रिमूव कराने में। तो ये पार्शियली फील्ड है, ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है। हाफ फील्ड तब होता है जब एक एक इलेक्ट्रॉन सब में होते हैं। तो ठीक है, तो ये फील्ड से निकाल रहे हो इसलिए एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज़्यादा होगी फर्स्ट। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, अगर S से निकालोगे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, P से निकालोगे तो कम थोड़ा सा, D से निकालोगे और कम, F से निकालोगे तो और कम। सेम अगर ऑर्बिट में है, ठीक है, जैसे 4s 4p 4d 4f, तो ऐसे ही एनर्जी सीक्वेंस लगता है। ठीक है, दूसरी चीज़, एक सीक्वेंस और ध्यान रखिएगा, हम हमेशा समझते हैं कि P3 से ज़्यादा एनर्जी
हाफ फील्ड से ज़्यादा एनर्जी लगती है जब डी हाफ फील्ड से निकालते हो, उससे भी ज़्यादा एनर्जी लगती है जब फील्ड कंप्लीटिव फील्ड P6 से निकालते हो, और उससे भी ज़्यादा एनर्जी निकलती है जब आप D10 से निकालते हो। ठीक है, तो ये एनर्जी का सीक्वेंस है, इसको भी आप ध्यान रखें, कभी कभी इसकी भी नीड पड़ जाती है। ठीक है, चलो ये 3 फैक्टर हुए। फिर फोर्थ आता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट में क्या है, देखो शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो इनर ऑर्बिट्स हैं, इनर ऑर्बिट में एनर्जी, जो इनर सेल्स एनर्जी ऑर्बिट्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन का फिल होना, अगर उनमें इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तो देखो क्या होगा। सपोज हम बात कर रहे हैं मान लो आयरन की हम बात कर रहे हैं, तो आयरन में क्या होता है, when S2 2S2 2P6 3S2 3P6, ये हम 18 पहुँच गए। अब 4S2 फिल हो जाने के बाद जो अब बाकी के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ फिल होते हैं, 3D6, है ना। तो ये है आउटर, ये है वैलेंस शेल S वाला, अगर हम सही सीक्वेंस में लिखें तो 4S, ये इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं। लेकिन जब आपने S पे इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए तो अगले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरने लगे, 3D। तो सीक्वेंस से लिखोगे तो 3D, जब 3D में 1 से लेकर के 6 तक के इलेक्ट्रॉन भरे गए तो ध्यान से देखो कि 4S इलेक्ट्रॉन को तुमको निकालना था, लेकिन जब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू हो, इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो रहे हैं, 3D में, अंदर के शेल में। लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट S की सबसे ज़्यादा, P की उससे कम, D की उससे कम और F की सबसे कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं D में, तो D में इलेक्ट्रॉन भरने से न्यूक्लियस चार्ज तो बढ़ रहा है, जिससे S नीचे अंदर की ओर अट्रैक्टेड होगा, लेकिन D का स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होता, ये आने वाले न्यूक्लियस से आने वाले चार्ज को रोकेगा नहीं। ये जब न्यूक्लियस यहाँ चार्ज भेज रहा है, अब ये चार्ज भेज रहा है अंतिम पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन जो D के इलेक्ट्रॉन थर्ड D में जो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं वो इस चार्ज को रोक नहीं सकते, बस यहाँ बढ़ा सकते हैं चार्ज को बस। तो D का शील्डिंग इफेक्ट न होने की वजह से इस D इलेक्ट्रॉन के कारण जो यहाँ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, प्रोटॉन यहाँ बढ़ेंगे, उसकी वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स जाएगा वो ये इलेक्ट्रॉन D वाले रोक नहीं पाएंगे, तो कहाँ जाएगा सीधा, वो बढ़ जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट भी न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ाती है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखो ये जो शील्डिंग इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है, वो शील्डिंग इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट किस कंडीशन में ज़्यादा लगता है वो देखो। शील्डिंग इफेक्ट वाला सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है 1s और 2s में, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट में। रीज़न, फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट में जब हम बात करते हैं, यानी कि S ब्लॉक की बात करते हैं, इसके ठीक पहले हमारा NS2 NP6 अंदर वाली शेल कम्प्लीटली फिल्ड हो चुकी होती है। भाई हम मान लो हम यहाँ बात कर रहे हैं नियॉन की, नियॉन है 10, और उसके ठीक आगे जब आप आओगे सोडियम में, तो सोडियम क्या आएगा, 2 8 एंड 1, थर्ड सेल के में आएगा पहला इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसके ठीक पहले देखो अंदर की शेल कम्प्लीटली फिल्ड हो चुके हैं। तो ये जो अंदर की शेल कम्प्लीटली फिल्ड हो चुके हैं वो आगे आने वाले न्यूक्लियर चार्ज को रोक लेगी, इस फर्स्ट पर उतना चार्ज न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव नहीं होगा। तो उसमें क्या होगा कि जब इतना चार्ज इस फर्स्ट वन जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट में लिखा उस पर नहीं पहुंचेगा, तो इसका निकालना आसान हो जाएगा। तो जो S ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके इनर ऑर्बिट्स कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं ना, इनर ऑर्बिट जब कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर जब कम्प्लीटली फिल्ड है तो उस कंडीशन में हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी एनर्जी की नीड नहीं होगी, क्योंकि वो रोक लेंगे यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे हम पीरियड में आगे चलते हैं, जैसे जैसे हम पीरियड में आगे चलते हैं, मान लो हम 14th ग्रुप से आगे बढ़ रहे हैं, तो अब जो ग्रुप में आगे बढ़ने पर 14th 15th 16th इनमें जब चलते हैं तो होता क्या है कि 14th 15th 16th में जो इलेक्ट्रॉन फील होते हैं वो लास्ट के ऑर्बिट में होते हैं, और लास्ट के ऑर्बिट वालों का उतना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए हम शील्डिंग इफेक्ट नहीं शो कर पाते, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है जब वन स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए साइज़ डिक्रीज़ होती जाती है। फिर सुन लो, जब हम
किसी ऑर्बिट में किसी और पीरियड में आगे की ओर बढ़ते हैं, राइट साइड बढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना अंतिम ऑर्बिट्स में भरा जाता है, वैलेंस में ही भरा जाता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो उसका उतना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता क्योंकि अंदर के ऑर्बिट में तो भरते नहीं हैं। तो ऐसे चलता है। तो जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे साइज़ घटती जाती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है लेकिन शील्डिंग इफेक्ट नहीं बढ़ता है। तो साइज़ बढ़ती है तो आई भी क्या करेगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरी चीज़ ये कि जब हम कहाँ लेके चलते हैं, मान लो कि हम बात करते हैं 12 ग्रुप और 13 ग्रुप की। ठीक है, तो जब आप 12 ग्रुप के बाद 13 ग्रुप में आते हैं तो 13 ग्रुप में अचानक से 3D भरा हुआ आपको मिलता है। मान लो मैं थर्ड पीरियड की बात करता हूँ, फोर्थ पीरियड की। तो 12 में जैसे मान लो हमने तुमको दिया जिंक, तो जिंक के बाद जैसे ही गैलियम पे आओगे, गैलियम पे जैसे ही आओगे तो गैलियम को क्या मिलता है, गैलियम को 3D10 भरा हुआ मिलता है। अब ये 3D10 भरा हुआ मिलता है, इसका मतलब क्या है कि शील्डिंग इफेक्ट पावरफुल है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, पावरफुल है। ठीक है, तो उसका भी क्या है, इफेक्ट पड़ता है। उसको वैसे भी वेरिएशन देखने को मिलता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ क्या बोले? नहीं, हमने ये निकाल दिया था। अरे हमने ध्यान नहीं दिया। हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, तो देखो वेरिएशन, देखो अगर हम वेरिएशन देखते हैं तो सीक्वेंस क्या कहता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पीरियड में आगे चलने पर बढ़ता है। तो अगर हम सेकंड पीरियड की बात करते हैं तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज़्यादा बोरान, बोरान से ज़्यादा कार्बन, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन, उससे ज़्यादा फ्लोरीन। ये सीक्वेंस बनता है। एक पीरियड में आगे चलने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती जाती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है और साइज घटती जाती है। ठीक है, लेकिन यह ध्यान रखना इन दो जगह वेरिएशंस हैं। एक आपका कहाँ पे है, बोरान पे है, दूसरा वेरिएशन कहाँ पे है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे है। यहाँ पे क्या होता है, ये सीक्वेंस उल्टा हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो क्या निकल के आया कि बेरिलियम जो है वो ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाला होता है एज़ कम्पेयर टू बोरान, और ऑक्सीजन लेस एनर्जी वाला होता है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो रीज़न उसका ये है कि जैसे हम बेरिलियम में क्या करते हैं, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालते हैं, 2s2 से निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं, 2s2 से, फील्ड है ये। लेकिन बोरान के इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालते हैं, 2p1 से, जो कि पार्शियली फील्ड है। तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होगा क्योंकि ये पार्शियली फील्ड है, और इसका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा क्योंकि ये कम्प्लीटली फील्ड है। इसलिए बेरिलियम की फर्स्ट आई ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बोरान। ठीक है, तो यहाँ एक एक्सेप्शन मिलता है ड्यू टू पार्शियली फील्ड एंड कम्प्लीटली फील्ड। दूसरा होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हम निकालते हैं 2p4 में। अगर इसका कन्फिग्रेशन आप करते हो तो लास्ट में आएगा 2s2 एंड 2p4। तो p4 ये पार्शियली फील्ड है, न तो हाफ फील्ड है न कम्प्लीटली फील्ड है। देखो कैसे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अभी हाफ फील्ड से ज़्यादा भरा हुआ है लेकिन कम्प्लीटली फील्ड भी नहीं है। तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना तो सिमेट्रिकल यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको मिलेगा, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। अब ये स्टेबल हो चुका है क्योंकि हाफ फील्ड है। लेकिन नाइट्रोजन ऑलरेडी पहले से हाफ होता है ना, हाफ फील्ड होता है, 2s2 2p3। तो यहाँ पे p क्या है, p ऑलरेडी हाफ फील्ड है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर। बात समझ में आई? ये पहले से ही स्टेबल, यानी कि ऑक्सीजन के कंपेयर में इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी क्रिएट हुई क्योंकि ये क्या है, हाफ फील्ड है, कम्प्लीटली फील्ड है। इसलिए फर्स्ट आई ऑफ नाइट्रोजन इज़ ग्रेटर देन ऑक्सीजन। फर्स्ट आई की अगर बात करते हो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा एनर्जी नीड नहीं हो, कम एनर्जी लगेगी एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। लेकिन अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यही सीक्वेंस उल्टा हो जाता है। नाइट्रोजन के लिए लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन आप ऑक्सीजन की हाफ फील्ड से निकालोगे, जबकि जब नाइट्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे पार्शियली फील्ड कंडीशन आ जाएगी, 2 ही इलेक्ट्रॉन तो बचेंगे अब, तो ये हाफ फील्ड नहीं है अब। तो यहाँ से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आसान होगा निकालना, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालोगे तो मुश्किल होगा क्योंकि अब ये हाफ फील्ड हो गई। तो यहाँ ध्यान रखना, फर्स्ट
आई नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, सेकंड आई ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये तो एक, इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सेप्शन इसमें पाए जाते हैं, जिसमें जहाँ पीरियड में चलते हैं तो पीरियड में कई सारे एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो और कहाँ एक्सेप्शन है। मान लो ग्रुप में हम चलते हैं, तो ग्रुप में हम कहते हैं कि ठीक है, हम जब लिथियम से चलेंगे तो लिथियम के नीचे ठीक सोडियम है, तो लिथियम से ज़्यादा कम होगी सोडियम की, क्योंकि ग्रुप में चलने पर डिक्रीज होते सोडियम, तो यहाँ पे पोटेशियम, फिर रूबिडियम, फिर सीजियम, ठीक है, फिर फ्रेंसियम। तो ये एक एनर्जी सीक्वेंस होता है। ठीक है, ये अच्छी बात है। एक ग्रुप के अंदर जब हम नीचे चलते हैं तो ऐसा चलता है, लेकिन एक्सेप्शन कहाँ है वो देखो। 3 जगह फर्स्ट आई में एक्सेप्शन है इन केस। ठीक है, 3 जगह एक्सेप्शन है ग्रुप में चलते हैं तो। कहाँ कहाँ है? पहला है सेकेंड ग्रुप में। सेकेंड ग्रुप में जो सीक्वेंस बनता है वो होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, ये डिक्रीज होता जा रहा है, कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्शियम। यहाँ तक तो सही है, लेकिन वहाँ पर रेडियम की सबसे बाद में होनी चाहिए, कम होनी चाहिए बेरियम से, लेकिन रेडियम की ज़्यादा होती है। ठीक है, रेडियम की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बेरियम। एक एक्सेप्शन यहाँ सेकेंड ग्रुप में मिलता है। दूसरा एक्सेप्शन मिलता है 13th ग्रुप में। 13th ग्रुप में हम हमारे रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, बोरान के बाद एल्यूमिनियम आना चाहिए, लेकिन नहीं आता। बोरान के बाद थैलियम आता है। ठीक है, थैलियम के बाद कौन आता है, गैलियम आता है, और गैलियम के बाद कौन आता है, एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम के बाद कौन आता है, तब इंडियम आता है। ठीक है, कहीं कहीं ये भी बताया जाता है कि बोरान के ठीक बाद गैलियम आता है, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम के बाद फिर आपका थैलियम आता है, और थैलियम के बाद फिर इंडियम आता है। ऐसा भी बताया जाता है कि केवल कहाँ कहाँ कन्वर्जन होता है, इंडियम थैलियम में सीक्वेंस उल्टा हो जाता है, और यहाँ एल्यूमिनियम और गैलियम में सीक्वेंस उल्टा होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सही है कि थैलियम का आपका एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा हो जाता है, गैलियम से भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होता है। उसका कारण ये है कि गैलियम एल्यूमिनियम में जो सीक्वेंस रिवर्स हुआ, ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही हम एल्यूमिनियम के पास लास्ट का वैलेंस शेल क्या है, 3s2 एंड 3p1 है ना, ऐसा है। लेकिन गैलियम में क्या है, ये तो तुम्हारा एल्यूमिनियम का हो गया। गैलियम में क्या है, गैलियम में है 3d10, 4s2 एंड 4p1। ठीक है, तो ये जो गैलियम के केस में अचानक से 3d एंट्री कर गई, तो 3d की वजह से भाई d का उतना ज़्यादा शिल्डिंग इफेक्ट तो है नहीं, बट न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही गया, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम और गैलियम वाले में क्या हो जाएगा, ज़्यादा एनर्जी की नीड हो जाएगी, क्योंकि इसका शिल्डिंग इफेक्ट नहीं है बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, जिससे जो बैलेंस शेल है वो ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगी न्यूक्लियस की तरफ, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। तो अगर यहाँ कभी पूछा जाए तो ध्यान रखना है कि गैलियम की एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है, क्योंकि गैलियम में 3d n-1d 3d आता है ना, 3d10 फील्ड 3d10, तो इसलिए एनर्जी ज़्यादा नीड की होती है। लेकिन जब यहाँ थैलियम से इंडियम को जाते हैं तो थैलियम, इंडियम, थैलियम, तो इंडियम के ठीक बाद जब थैलियम पहुँचते हैं ना, तो वहाँ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आता है 4f। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इसका रीज़न लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, 4f14 पूरा भरा हुआ 4f14 यहाँ पे एंट्री कर जाता है इन केस ऑफ थैलियम। तो थैलियम के लिए इसीलिए भाई एफ की तो और शिल्डिंग इफेक्ट नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज फिर भी बढ़ता है, तो इस वजह से यहाँ पर साइज़ उसकी छोटी हो जाती है थैलियम की। जब साइज़ छोटी हो जाती है तो ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज जो एनर्जी है रिक्वायर्ड होगी उसको रिमूव करने में। तो ये ध्यान रखना है, इसका रीज़न भी ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारा 3d10 रिस्पॉन्सिबल है, इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन यहाँ 4f रिस्पॉन्सिबल है और उसका नाम है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तीसरा, अब जो तीसरा एक्सेप्शन है वो कार्बन 14th ग्रुप में है, 14th ग्रुप में। ठीक है, 14th ग्रुप में भी कार्बन फैमिली भी एक एक्सेप्शन यहाँ पे है, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, अब होना चाहिए टिन, टिन नहीं, लेड का पीबी का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टिन। यहाँ भी वही रीज़न है, यहाँ भी वही रीज़न है, 4f14 का एंट्री कर जाना। तो पीबी में पाया जाता है
14 जिसका शिल्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर, आउटर वैलेंस शेल अंदर की ओर अट्रैक्टेड हो जाती है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होती है, तो एनर्जी रिमूव करने में ज़्यादा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। टिन में ऐसा नहीं होता, सेम वही लेंथेनाइट कंट्रैक्शन होता है। तो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन जो 4F होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, उसका जो शिल्डिंग इफेक्ट है बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ जो इफेक्ट आता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। तो वही इफेक्ट हमारा वहाँ भी लगा था जब हम थैलियम और इंडियम की बात किए थे, यहाँ वहीं पर इफेक्ट यही था और यहाँ पर भी वही इफेक्ट है। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अगर हम एनसीईआरटी के ग्राफ की बात करें तो एनसीईआरटी का जो ग्राफ है कि एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी और जो आपका एटॉमिक नंबर है जेड के बीच का ग्राफ है, तो जब उस ग्राफ को आप देखते हो ध्यान से तो यहाँ पर लिथियम रखा गया है, यहाँ पर बेरिलियम है। अब जब बोरान की बात करते हैं ना तो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है एनर्जी बोरान की, बेरिलियम की थोड़ी ज़्यादा होती है, उसके बाद फिर से ये इंक्रीज़ होता है कार्बन यहाँ पर, उसके बाद फिर से इंक्रीज़ होगा तो कहाँ पे, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है। लेकिन ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन थोड़ा सा फिर से डिक्रीज़ होती है, तो ऑक्सीजन की कम हो जाती है, फिर आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद तब क्या है पे, यहाँ पे नियॉन है। तो ये आप लिथियम यहाँ शुरू करो, लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो इस तरह से ग्राफ बनता है जो शो करता है कि बेरिलियम और बोरान पे एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे एक्सेप्शन है, ठीक है। यहाँ पे दोनों जगह ड्यू टू हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाली केस है, इसलिए ऐसा वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है।